नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या लेकर आए। ठीक है, इससे पहले आपको कई सारे बेसिक क्लासेस दे दिए गए थे और आज आपको बताया जाए कि आप संयोजकता कैसे निकालते हैं। संयोजकता निकालने के लिए आपको निकालने आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इससे पहले जस्ट वीडियो में दे दिया गया था, है नहीं। तो संयोजकता अगर आपको निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि पहले संयोजकता कैसे निकालेंगे और संयोजकता से फिर ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दिए कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कितना में आता है? 7 में। की संयोजकता क्या होगी? की संयोजकता क्या होगी? ठीक है, तो क्या काम करना है कि नाइट्रोजन का सबसे पहले आपको निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1:2, 2:2, 2p3। ठीक है, अब देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? नाइट्रोजन 7 में था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए 1:2, 2:2, 2p6। अब देखना ये होता है कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या देखना होता है कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा होता क्या है? तो देखिए ये है 1, आई क्या है 2। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये 1 है, आई है 2, तो हम आपसे पूछे क्या चीज की बाहरी कक्षा कौन होगा, तो आप कहेंगे सर 2 वाला, जो लास्ट वाला होता है वही ना बाहरी कक्षा होगा। तो बाहरी कक्षा आपका ये होता है। तो ये है आपका कक्षा, कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2। तो बाहरी कक्षा कौन हो जाएगा आपका 2। अब 2 बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका? टोटल 5। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो बाहरी कक्षा तो बाहरी कक्षा कौन है भाई? तो ये 1 है, ये दोनों 2, तो 2 है, तो 2 ही तो बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाला में कितना हो गया 2, और ई में कितना है 3, टोटल कितना हो गया 5। यानी कि आखिरकार जोड़े क्यों? क्योंकि होता है तो 2 और 3 5, तो टोटल बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब संयोजकता निकालने के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, नोट में जो बात लिखा रहे हैं कि किसी भी तत्व का संयोजकता यदि 4 या 4 से यदि उसके बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होंगी। यदि 4 या 4 से किसी भी तत्व की संयोजकता यदि उसके बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होंगे, है ही नहीं। मगर यहाँ तो है 5, है ही नहीं। तो एक और नोट में एक बात ध्यान में रखिए, बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा देते हैं, 8 में से घटा देंगे। ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा देंगे तो वही संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन निकाले आप? 5। अगर 4 या 4 से कम होता तो संयोजकता वही हो जाता, मगर यहाँ 5 है तो 5 है तो क्या काम करेंगे? 8 में से घटा देंगे तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा?
तो संयोजकता, तो संयोजकता कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना 3, यानी कि इसका संयोजकता कितना हो गया 3, यही हो गया आपका आंसर। अगर 4 या 4 से कम होता है बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता वही हो जाएगी, 4 से अधिक हो रहा है तो 8 में से घटा लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। है किसी भी तत्व की संयोजकता यदि उसके बारीक कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होंगे, यदि बारीक कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा दीजिए तो वो संयोजकता हो जाएंगे। ठीक है, अगर 4 से अधिक होता है तो 8 में से घटाएंगे, अगर 4 से अधिक नहीं होता है तो वही संयोजकता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। है जैसे कि अगर हम बोले कि सोडियम की संयोजकता बताइए भाई, सोडियम 11 में आता है, तो सोडियम की संयोजकता क्या होगी? तो आप क्या बोलिएगा कि सोडियम का पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई, तो सोडियम का 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया इसके बारीक कक्षा। अब देखिए बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसी से तो संयोजकता पता चलता है। तो बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अब बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए बारीक कक्षा मतलब सबसे बड़ा कक्षा, तो ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये हो गया तीसरा, इसका मतलब जो लास्ट वाला कक्षा होगा वो यही होगा। तो लास्ट वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना था? एक, है ही नहीं, और एक है तो आप बताइए संयोजकता क्या हो जाएगा इसका? तो संयोजकता ऑटोमेटिक एक हो जाएगा, क्योंकि 4 या 4 से कम है, तो 4 या 4 से कम है तो संयोजकता वही होती है, 4 या 4 से कम है तो संयोजकता वही होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, किसकी कर रहे हैं? क्लोरीन 17 में आता है, की संयोजकता क्या होगी? की संयोजकता क्या होगी? तो क्या काम करेंगे? क्लोरीन का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 10 2 12 5 17। अब अति बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए इसका क्या कितना होता है? बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 5 अति बारीक कक्षा देखिए, एक हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, तो इसके बारीक कक्षा कौन हो गया? 3, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 2 है, और फिर कितना है? तो 5, और 2 5 कितना हो जाएगा? 7, तो यही हो गया इसका, तो 7 हो गया। तो ये संयोजकता हो जाता बशर्ते अगर बारीक कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता तो, मगर 4 या 4 से अधिक है तो क्या काम करेंगे संयोजकता में? 8 से घटा देंगे, कितने से घटा देंगे? 8 से, संयोजकता बराबर कितना हो गया? 8 माइनस 7 बराबर कितना? 1, तो इसकी संयोजकता कितना होगी? 1। तो इसी प्रकार से सभी तत्व, जितना 30 तत्व हम आपको याद करवाए, सभी तत्व को लिखिए और उसकी संयोजकता निकालिए कि इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे कि संयोजकता निकालने के बाद आपको जरूरी है क्या चीज? संयोजकता निकालने के बाद आपको जरूरी हो जाता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, है कि नहीं? तो अगर आपको संयोजकता निकालने आता है तो आप ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल सकते हैं, मगर इससे पहले आपको ये चेक करना होता है क्या चीज की कोई तत्व धनायन है कि ऋण आयन। तो धनायन तत्व किसको कहते हैं? ऋण आयन तत्व किसको कहते हैं? तो देखिए धनायन तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और ऋण आयन तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसको कहते हैं ऋण आयन तत्व, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है तो उसको कहते हैं धनायन तत्व। ठीक है, तो धनायन और ऋण आयन यही कारणवश कोई भी तत्व रिएक्ट करते हैं या कोई भी तत्व अभिक्रिया करते हैं, है नहीं? तो तत्व अभिक्रिया क्यों करते हैं समझिए। कोई भी तत्व को अभिक्रिया करने के लिए, कोई भी तत्व को अभिक्रिया करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में होने चाहिए, डिपेंड ये करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में है, और यही कारण कोई भी तत्व रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो हर तत्व चाहता है, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ही नहीं? हर तत्व चाहता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसे कहते हैं अष्टक सिद्धांत। अब अष्टक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, अष्टक सिद्धांत किसको कहते हैं? जब किसी तत्व के हर तत्व
चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ही नहीं। यही 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पुर पाता है, जिसके वजह से कोई भी तत्व क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अगर रिएक्ट करना है तो तत्व को या तो इलेक्ट्रॉन को दान करके रिएक्ट करेगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रिएक्ट करेगा, मगर रिएक्ट करता है। अगर कोई तत्व रिएक्ट नहीं कर पाता है जैसे कि, तो उसके बाहरी कक्षा में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कि जो भी तत्व है, जैसे कि आपका अक्रिय गैस हो गया, अक्रिय तत्व हो गया, है नहीं, तो ये सब क्या काम करते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में ऑलरेडी पूरे तत्व होते हैं, और यही कारण होता है कि हर चीज की अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। तो रिएक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसलिए वो अभिक्रिया करता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो तत्व कहता है अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस में कौन कौन आपका आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब के बाहरी कक्षा में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा, है नहीं। और इसलिए इसके बाहरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसके भी बाहरी कक्षा में 8, इसके भी बाहरी कक्षा में 8, इसके भी बाहरी कक्षा में 8, इसके भी बाहरी कक्षा, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। और हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 या पूर्णतः भरे होते हैं, इसका बाहरी कक्षा 1 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है। तो अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। अब कोई तत्व अभिक्रिया करता है और उसी से पता चलता है कि धनायन है कि ऋण आयन। जैसे कि अगर हम आपको सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, तो आप कहेगा कि बाहरी कक्षा है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 1, है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको रिएक्ट करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और नहीं तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, है नहीं, या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा क्या बच जाएगा इसका 2, 1s2 2s2 2p6 ना, तो बाहरी कक्षा कितना हो जाएगा इसका 2, है नहीं, तो 2 बाहरी कक्षा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, है नहीं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो या तो इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नहीं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला नहीं है। आप ही सोचिए कि अगर 8 रुपया का कोई वस्तु है और आपके फ्रेंड के पास 1 रुपया है और आपके पास 7 रुपया, तो ये तो नहीं कहिएगा कि ना हम थोड़ा 7 रुपया दे देते हैं और तो कोई वस्तु खरीद लो, ऐसा तो नहीं कहिएगा। आप कोशिश करिएगा क्या चीज की, आप उससे 1 रुपया ले लें, है कि नहीं, ताकि आप कोई वस्तु को खरीद सके। तो ये तो लेगा तो नहीं है, ये ले सकता नहीं है मगर दे सकता है, तो दान कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं धनायन तत्व, यानी कि Na+। ये धनायन तत्व हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन की, है नहीं, तो क्लोरीन का में आता है, तो क्लोरीन आता है 17 में। अब इसका बाहरी कक्षा चेक करिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए, तो बाहरी कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा, तो बाहरी कक्षा में है 5 प्लस 2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 7। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को दे नहीं सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो लेने की क्षमता है इसमें 8 पुराने के लिए, तो लेने की क्षमता है, इसलिए इसमें ऋण आयन तत्व होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ऋण आयन तत्व, और जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है धनायन तत्व। जैसे कि सोडियम आपका धनायन हो गया, है दान कर सकता है, ये ले सकता है। इसलिए जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है तो कारण दोनों का स्वार्थ छुपा हुआ है इसमें। ये चाहता है क्या चीज की मेरे क्लास में भी मेरे कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये भी चाहता है मेरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड।
है नहीं। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको क्या काम करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दान करना होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। दोनों का स्वार्थ छुपा हुआ है, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए धनायन तत्व, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए ऋणायन तत्व, और दोनों का स्वार्थ छुपा हुआ है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पुराने के लिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा 8 पुराने के लिए, इसलिए ये दोनों का स्वार्थ छुपा होता है, इसलिए ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी तत्व रिएक्ट क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या तो वो साझा करके बनाए, दान करके बनाए, लेके बनाए, है नहीं, चाहे जैसे भी बनाए, है नहीं, और जिसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो रिएक्ट करता ही नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। अब आप समझ गए होंगे कि धनायन तत्व क्या होता है, ऋणायन तत्व किसको कहेंगे, या अति कोई इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया क्यों करता है, अष्टक सिद्धांत क्या होते हैं, इन सभी चीजों को आप समझ गए होंगे। अब हमको देखना ये होता है कि आखिरकार आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल कैसे सकते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है नहीं। तो ऑक्सीकरण संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है तो, है नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आखिरकार क्या रखिएगा। जैसे कि कुछ फेमस तत्व है, जैसे कि सोडियम, जहां पे आपको सोडियम दिखाई दे वहां पे +1 का यूज करेंगे, जहां क्लोरीन दिखाई दे वहां पे माइनस, हाइड्रोजन दिखाई दे तो आप +1 का यूज करेंगे, है नहीं। ये सब फेमस तत्व हो जाएंगे आपका, जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है नहीं। और कोई तत्व ऐसे हैं जैसे पोटेशियम, इसका भी आप +1, तो आप कहिए कि सर +1 ही क्यों रखें, है नहीं, +1 ही क्यों रखें हम, या प्लस अति सोडियम की जगह पर +1 क्यों रखें, तो हम आपको ऑलरेडी बताएं कि यह तत्व दान कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को इसलिए प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए माइनस, ऑक्सीजन -2q, तो 2s2 2p6 8 है ना, तो 1s2 2s2 2p4, तो 6 2 8, तब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसका, तब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, तो 6, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई देता है नहीं, तब ये जाके ये क्या काम कर सकता है कि रिएक्ट कर सकता है। तो जब लेने वाली बात हो तो ऑक्सीजन ले सकता है इसलिए -2, अगर ये दान करने वाला होता तो +2, है ना। अगर 6 दे देता तो +2, तो यहाँ पे -2 क्यों लिखे हैं तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन +1 क्यों लिखे हैं तो समझ में आ गया। अब पोटेशियम +1 क्यों लिखे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और वह दान करने वाले होंगे इसलिए +1, और लेने वाला होगा तो माइनस। इतना ही क्यों याद करना है, क्योंकि अधिकतर तत्वों में आपको इतना ही का इस्तेमाल करना पड़ता है नहीं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दे तो चलिए ई साइड कर देते हैं और कुछ तत्वों को समझता है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये पांचों आप दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिए। सोडियम का होता है +1, क्लोरीन का होता है -, ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होता है +1, पोटेशियम का होता है +1। ऐसे हम निकालना भी बता दिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं कि +1 क्यों, -1 क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि इस 5 को तो अधिकतर रिएक्ट करने वाला या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मगर बाई चांस कहीं नहीं मिला तो क्या काम करेंगे कि हम निकाल लेंगे कि आखिरकार उसका क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, इसलिए हम आपको निकालना भी सिखा दिए। जैसे कि ऑक्सीजन में हम आपको बताया कि आप -2 क्यों लिख सकते हैं, काहे कारण है, सोडियम का +1 क्यों लिख सकते हैं तो बता दिए ऑलरेडी, है नहीं। तो आप अन्य तत्वों का भी लिख सकते हैं, है नहीं, मगर अधिकतर आपको यही तत्व मिलेंगे तो आसान रहेगा क्या याद कर लेना, है कि नहीं, तो इसलिए आसान रहेगा। ठीक है, बार बार तो आप निकालने नहीं पहुंचेगा। तो इसमें पूछा है क्या चीज कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो क्या काम करेंगे कि H2 अलग, सल्फर अलग, O4 अलग, बराबर कितना 0। हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे तो हम कहें कि +1, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं तब 2, सल्फर का नहीं, ऑक्सीजन का कितना होगा तो -2 गुने 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस सल्फर प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। 8 रुपया में से 2 रुपया कम करने तो -6 रुपया,
है नहीं, बराबर 0। क्या है कि बड़ा जिसका चिन्ह रहता है उसको लिखते हैं। तो हम 8 रुपया में से 2 रुपया घटा देंगे तो कितना, -6। अब सल्फर बराबर कितना था, +6, यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकली है, तो +6। ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है नहीं। जैसे हम दे दिए कि K2 के NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करिएगा कि क्या लिखेंगे, K अलग बराबर 0। अब देखिए पोटेशियम का कितना होता है, तो +1। नाइट्रोजन का निकालना है तो छोड़ दीजिए वैसा है। ऑक्सीजन का -2, काय गो है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। -2 क्यों लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -2, है नहीं। अब देखिए एक प्लस नाइट्रोजन, अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 बराबर 0। अब -6 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। अब -5 बराबर 0, यानी कि n बराबर कितना, और इधर ले आएंगे तो +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +5। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब ये जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे लिखे हुए हैं -2 तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऑक्सीजन का -2 होगा, नहीं, हर तत्व के लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर जिस तत्व को लिखना है सिर्फ आप उसी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको तो आपको लिखना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन का भी बोल देगा तो ये फिक्स नहीं है कि -2 ही होगा, तत्व के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है नहीं। तो निकालने आ गया है तो भाई बदले चाहे कितना बदले, उससे क्या लेना देना है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन यही क्वेश्चन को दे दिए कि H2SO4 में ऑक्सीजन की बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज की H2 अलग, S अलग, O4 अलग बराबर 0। अब आपका इस्तेमाल करना है हाइड्रोजन का और सल्फर का, ऑक्सीजन का नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का तो निकालना है। तो क्या काम करेंगे, तो हाइड्रोजन का तो पता है तो हम +1 लिख देंगे, मगर सल्फर का नहीं पता है तो चुपचाप उस समय अब आपका काम आ जाएगा निकालने वाला। सल्फर आता है 16 में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 20 10 2 12 4 16। तब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब चाहिए तो क्या करेंगे, अब लेने वाला आदमी क्या होता है, सल्फर की जगह पर क्या लिखेंगे, -2, तब ना 8 हो जाएगा, है तो लेने वाला -2 तो तब 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, है नहीं। तो अब यहाँ पर सल्फर की जगह पर कितना यूज करेंगे, -2, है कि नहीं, और ऑक्सीजन का निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का तो +1 हम आपको पहले ही बता दिए थे, गुने 2। सल्फर की जगह पर यूज करेंगे -2 × 1, क्योंकि एगो है। ऑक्सीजन का तो निकालना है तो ऑक्सीजन, यहाँ पे है 4 तो लिखेंगे 4 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 2, ये कितना हो जाएगा, इसको इसके करेंगे तो -2, है नहीं, प्लस ओ गुने कितना 4 बराबर 0, है नहीं, ये हो जाएगा 0 ऑलरेडी, है नहीं, तो 0 हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं। अब बच गया O गुने 4 बराबर 0, यानी कि ऑक्सीजन का निकालना है तो 0/4, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया इस समय 0। ठीक है, तो H2SO4 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0, कोई दिक्कत, ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए कि और भी तत्वों को अगर हमको आपको निकालना सिखा दिए, जैसे कि CaCO3 में CaCO3 में, है कि नहीं, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताए, ऑक्सीकरण संख्या बताए। ठीक है, तो देखिए Ca कैल्शियम के जगह पर तो ये
बोले हैं 5 को याद करने के लिए जिसमें से कैल्शियम ठीक अर्थी नहीं है। कार्बन का निकालना है तो कोई बातें नहीं है, ऑक्सीजन का ऑलरेडी पता है, तो किसका निकाल लेके पहले देख लेंगे कैल्शियम का, कि कैल्शियम का आखिरकार कितना लिखेंगे संयोजकता। तो कैल्शियम कितना में आता है 20 में, 1:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा कक्षा 4 है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये इसको कोई दान दे दे, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और ना तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला तो नहीं है 6, क्योंकि 6 ज्यादा होता है 2 कम है, तो ये दाने करेगा। तो दान करेगा तो कैल्शियम के जगह पर कितना यूज करेंगे, है कि नहीं, तो कैल्शियम के जगह पर आप यूज करिएगा +2, क्योंकि ये दान करके ही बाहरी कक्षा में कितना पुरा लेगा 8, तो दान करने वाला है तो +2, है कि नहीं, तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या चीज +2, तो प्लस तो लिखते नहीं, कार्बन का तो निकालना ही है, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, है नहीं। और ये हो गया 2, कार्बन का निकालना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 बराबर 0, यानी कि 6 में से 2 घटेगा तो कितना -4 बराबर 0, यानी कि 4 को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या निकला तो +4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे एक और बना के और उसके बाद ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए P2O5, P2 फास्फोरस ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। P2 + O5 बराबर क्या है 0, यानी कि फास्फोरस का निकालना है तब P2, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 गुने 5 बराबर 0, यानी कि P2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 बराबर 0। अब 10 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा +10, यानी कि P बराबर +10 बटा में 2, काटेंगे तो क्या मतलब कटेगा 5, यानी कि P बराबर कितना +5, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी इसके साथ कोई रहे जिसका निकालना है उसको बटा में ला के काटते हैं, है नहीं, तो प्लस कितना बच गया 5, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए कभी कभी आपका तत्व क्या होता है अकेला होता है और उसका ऑक्सीकरण संख्या बोलेगा, तो अगर तत्व अकेला है और उसका ऑक्सीकरण संख्या बोले तो हमेशा 0 होता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि सल्फर 8 का ऑक्सीकरण, S8 का ऑक्सीकरण संख्या बताए तो 0 हो जाएगा, Cl2 का ऑक्सीकरण संख्या बताए तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, H2 का ऑक्सीकरण संख्या बताए 0 हो जाएगा, O2 का बताए तो 0 हो जाएगा। तो सर कैसे, अब बताइए S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। अब देखिए सल्फर का निकालना है तो सल्फर के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, बराबर 0, यानी कि सल्फर ये कितना आ जाएगा बटा में 8, यानी कि सल्फर का निकालेंगे तो कितना 0। तो मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है 0। तो नोट में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मुक्त अवस्था वाले तत्व का, मुक्त मतलब अकेले रहे, तो मुक्त अवस्था वाले तत्व का, अवस्था वाले तत्व का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो सल्फर का तो आपको पता चल गया कि कैसे 0 होता है, वैसा ही आप क्लोरीन का निकालेगा तो पता चलेगा 0, हाइड्रोजन का निकालेगा तो पता चलेगा, ऑक्सीजन का निकालेगा तो पता चलेगा 0। तो सबका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा 0। ऐसे तो ऑक्सीकरण संख्या अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका और भी चीज है जो ऑक्सीकरण संख्या में आपको बताया जाएगा, मगर वो आपको पार्ट 2 में बता देंगे। तब तक आप देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना